ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है। उसने बख्शिश नहीं की, हमने गुजारिश नहीं की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नावल स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। माला ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना, हिस्सा अव्वल, लाहौर, किस्त नंबर 5। यक तरफा इश्क कभी नहीं मरता, बस ये शिकस्त खा के चला जाता है दिल के एक खुफिया खाने में, जहां ये छुप के बैठा रहता है, सिमट के जख्मी वजूद की मानिद। कुछ बदकिस्मत लोगों के लिए ये तलख और कम ज़र्फ बन जाता है, और जो बाद में आते हैं वो अदा करते हैं कीमत इस जख्म की जो दिया था पहले आने वाले ने। लेकिन मुझे एतराफ करने दो कि यक तरफा इश्क बेहतर है एक असली दो तरफा इश्क से, बल्कि यक तरफा इश्क ही है बेहतरीन इश्क, क्योंकि जो कभी शुरू ही नहीं हुआ उसके खत्म होने का डर नहीं होता। एली, न्यूयॉर्क, सारा डेसन, वो तीनों इस वक्त बोसफोर्स के किनारे बने एक रेस्तुरां में मौजूद थे। इतराफ में इस्तांबुल की जामनी शाम फैली थी। अब्दुल मालिक और जारीना साथ साथ बैठे थे, जबकि बिरबल और उनके मुकाबिल बर्जमान था। बाएं जानिब रेस्तुरां की गहमा गहमी थी और दाएं जानिब बोसफोर्स का अंधेर होता पानी दिखाई देता था। ठंडी हवा की आवाजों के साथ छुरी कांटे की आवाजें सुनाई दे रही थी। माहिर पहुंच चुका होगा। छुरी कांटे से कबाब का टुकड़ा तोड़ती जारीना बोली तो लहजे में खुशी थी। वो बड़ी स्याह आंखों और कंधों तक आते बालदार बालों वाली खूबसूरत लड़की थी। कानों में बड़े इयररिंग्स और गर्दन में सुनहरे रंग की 3-4 मुख्तलिफ साइज की जंजीरें थी। क्या वो हमें ज्वाइन करेगा? मालिक ने प्लेट से नजरें हटाए बगैर पूछा। वो हमेशा की तरह 3 पीस सूट में मलबूस सफेद बालों को जेल से बराबर किए हुए था। चेहरे की पथरीली संजीदगी बरकरार थी। जी बाबा, मैंने उसे लोकेशन भेज दी थी। वो साथ साथ व्हाट्सएप भी चेक कर रही थी। चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। वो नहीं आएगा, बिरबल ने लुकमान लेते हुए कहा तो दोनों ने हाथ रोक के उसे देखा। उनको अपनी तरफ देखते पाके बिरबल ने मुस्कुरा के शाने उचकाए, क्योंकि वो आते साथ ही तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। उसका मुखातिब मालिक था, जिसने बस एक नजर बिरबल को देखा और सर झटक के खाना खाने लगा। जारीना ने एक तादीबी नजर बिरबल पे डाली, लेकिन उसे परवाह ना थी। घुंघरियाले बालों वाला बिरबल एक कान में बाली पहने जीन्स और जॉगर्स में मलबूस था। कलाई में 2-3 ब्रेसलेट भी थे, काले सिल्वर। जारा, दफ्तन वो खनकारा, अगर माहिर ने तुम्हारे बाबा से किया वादा पूरा किया और उनके साथ वापस चला गया तो कैफ कौन संभालेगा? वो खला में देखते हुए उंगलियों पे गिनता जमा तफरीक कर रहा था। जाहिर है तुम दोनों एक मुल्क में नहीं रहोगे। जारीना की रंगत बदली, आंखों में बरहमी धर आई। वो आगे को झुकी और हतमी अंदाज में बोली, जहां माहिर होगा वही जारा होगी। बिरबल मुस्कुरा के खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया था। वो जारा का मूड खराब करने में कामयाब हो चुका था। उसने 2 माह बाद आने का वादा किया था। मालिक ने नाखुशी से कहते हुए प्लेट परे खिसकाई और नैपकिन उठाया। और अब 3 माह होने को आए हैं। मैं इसलिए खामोश रहा ताकि वो अपना डिजाइन मुकम्मल कर ले। फिर इसी संजीदगी से जारा को देखा। क्या उसका डिजाइन अप्रूव हो जाएगा? माहिर सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं है बाबा, वो आर्टिस्ट है। उसके डिजाइन यूनिक होते हैं। फिर कैफ के 9 आर्किटेक्ट्स उसके साथ इस बिल्डिंग पे काम करते रहे हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है जारा। मैंने पूछा, क्या इसका डिजाइन अप्रूव हो जाएगा? जारीना कदरे बुझ सी गई। कंधे उचका के खाने पे सर झुका लिया। मैं कैफ के मामलात डिनर टेबल पे शेयर नहीं कर सकती। यानी तुम्हें उसके डिजाइन पे तहफुजात हैं? मालिक नैपकिन से हाथ साफ करते हुए सर्द लहजे में कह रहा था। बिरबल ने दिलचस्पी से उसे देखा।
मालिक, तुम थकते नहीं हो एक रिपोर्ट की तरह जिंदगी गुजारते हुए? मालिक ने सफेद आबरू उठा के निपे तुले भतीजे को देखा, जो हमेशा उसे मायूस करता था। तुम नहीं थकते अपने बाप का पैसा उड़ाते हुए? बिरबल ने हंस के शाने उचका दिए। तुम और माहिर कभी मुझसे खुश नहीं होगे, इसलिए मैं अपनी जिंदगी दो रिबोट्स को खुश करने में नहीं गुजार सकता। बिर, ज़ारा ने तादीबी नजरों से उसे देखा, लेकिन वो टेक लगाए एक बाजू कुर्सी की पुश्त पे फैलाए महफूज सा लगा। मेरा बाप, मेरा भाई और मेरे चचा, मालिक की तरफ इशारा किया। तुम सब रिबोट्स हो, पैसा कमाते हो, पैसा गिनते हो, तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है। फिर सीने पे उंगली से दस्तक दी। मेरी है। माहिर हमारे खानदान का वारिस है। मालिक स्पॉट नजरों से उसे देखते हुए कह रहा था। वो तुम्हारी तरह पैसा और वक्त जाया नहीं करता। इस्तांबुल एयरपोर्ट की एग्जिट पे एक सियाह कार मौजूद थी। फरबा सा ड्राइवर उर्दुल पिछली सीट का दरवाजा खोले खड़ा था, पी कैप पहने, जो गर्द से चलता हुआ माहिर कार के करीब आया, लेकिन बैठा नहीं। वो कदम कदम चलता ड्राइविंग डोर तक गया और पंजों के बल जमीन पे बैठ के उस हिस्से को गौर से देखने लगा। वो अपने बाप का बेटा है, कारोबार से मोहब्बत उसके खून में है। वो सीधा खड़ा हुआ और दरवाजा खोले खड़े उर्दुल के मुकाबिल आ रुका। घूर के उसे देखा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कार कहीं लगी है, मैं पूछूंगा कि कार किस से लगी है। उर्दुल ने जल्दी से नजरें झुका दी। मुझसे लगी है माहिर बे, आप मेरी तनख्वाह से सारा नुकसान पूरा कर लीजिएगा। माहिर ने समझ के सर हिलाया। यानी बिरबल से लगी है। बैठो। हमारी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग को उसने अपने बाप की तरह संभाल रखा था। लोग माहिर को अपना पैसा देते थे ताकि वो उसको इन्वेस्ट करे। कार सुरख पुल के ऊपर से गुजर रही थी और वो खिड़की से बाहर देख रहा था। पी कैप अब साथ वाली सीट पे रखी थी और उसके बाल माथे पे बिखरे थे। इस्तांबुल उदास लगता था, अपने अंदर की तरह। वो दूसरे इंसानों का पैसा भी इन्वेस्ट करता है, बेहतरीन जगह पे असासे खरीदता है और फिर वो उन्हें दुरुस्त वक्त पे बेचता है। माहिर के अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट है जो कारोबार करने के लिए चाहिए होती है। अपने अपार्टमेंट की बेल पे उसने हाथ रखा ही था कि दरवाजा खुल गया। स्कार्फ और स्कर्ट में मलबूस अधेड़ उम्र हाउसकीपर फैजी ने मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल किया। माहिर ने एक नजर उस पर डाली और फिर मुड़ के फटबा ड्राइवर को देखा, जिसका कोट फंसा हुआ लग रहा था। माशाल्लाह, तुम दोनों की सेहत बता रही है कि बिरबल की बेकरी के केक्स मेरे घर आते रहे हैं। मुस्कुरा के कहते हुए वो अंदर दाखिल हुआ और शू रैक पे जूते उतारे। उर्दुल और फैजी ने एक दूसरे को देखा। अब क्या करें, और उसका वक्त बुलंद है। वो जिस चीज में हाथ डालता है उसे सोना बना देता है। पैसा वक्त से आता है। बिरबल, वो तुम्हारी तरह एक फ्लॉप बेकरी में पैसा डबो के कलाश नहीं हो जाता, और ना ही तंज से कहा, और ना ही ऐसा है कि बेकरी उसके खर्चे उठाने के लिए ना काफी हो जाए और उसका असल खर्चा अपने बाप के कारोबार से आने वाले माहाना अलाउंस पे हो। बिरबल ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए मुस्कुरा के उसे देखा। कह लो जो कहना है कह लो, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। मालिक ने नापसंदीदगी से उसे देखा। ज़ारा खनकारी और बाप की तरफ चेहरा किया। बाबा, अगर आपको माहिर के वक्त पे इतना भरोसा है तो उसे कैफ को आगे बढ़ाने दें। मैं मानती हूँ कैफ एक डूबती हुई फर्म है और वो कामयाब नहीं हुआ। वो एक स्ट्रगल करता हुआ एंटरप्रेन्योर है, लेकिन अभी 2 साल हुए हैं, उसको वक्त दें। इस मुल्क में, मालिक ने नापसंदीदगी से इधर उधर देखा। मुख्तलिफ मेजों पे तुर्क और टूरिस्ट बैठे खाना खा रहे थे और आवाज धीमी की। इस गरीब और कलाश मुल्क में कोई कामयाब नहीं हो सकता। ये डॉलर्स की हवस में मुब्तला लोगों का मुल्क है। ये सिर्फ तुम्हारे कजन को लूट रहे हैं। कैफ एक फेलियर है और रहेगा, इसलिए इसे चाहिए कि वापस आ जाए। ज़ारा अब नज़ाकत से टिश्यू से उंगलियां साफ कर रही थी। मैं हैरान हूँ कि माहिर ने वापस आने की बात कैसे मान ली। आपने उसे कैसे राजी किया बाबा? वो तो लाहौर इसलिए गया था ताकि अपने डिजाइन पे सुकून से काम करे। बिरबल की आंखें चमकी और लब ओह में सुकड़े। उसने मुस्कुरा के पहले मालिक को देखा और फिर ज़ारा को। मालिक ने अपनी बेटी को आगाह नहीं किया था। इंटरेस्टिंग, ये मेरा और माहिर का मामला है, तुम दरमियान में ना बोलो। वो सर्द लहजे में टोक गया तो ज़ारा खामोश हो गई। बिरबल मुस्कुरा के उठ गया और मोबाइल उठा के जेब में डाला। क्योंकि मैं एक नाकाम बेकर हूँ, इसलिए मैं
बिल नहीं दूंगा। मालिक को देखते हुए एक आंख दबाई। अब चलता हूँ, माहिर पहुंच गया होगा और जारा को हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गया। मालिक ने नाराजी से उसे जाते देखा। डिसअपॉइंटमेंट, वो बुड़बुड़ाया। जारीना ने मुस्कुरा के उसे अलविदाई हाथ हिलाया और फिर सोचती नजरों से बाप को देखा। मालिक का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और बेतासुर था। माहिर और उसके दरमियान क्या मामला तय पाया था वो फैसला नहीं कर सकी। इस्तांबुल को जुलाई की गर्मी लाहौर की तरह भस्म नहीं करती थी, बल्कि धूप और ठंडी हवा साथ साथ रहती। सूरज ढलता तो धूप डूब जाती और सारे में बहार जैसी ठंड फैल जाती। बॉसफोर्स के पानियों से बगले उड़ उड़ के इस्तांबुल की ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर चक्कर काटते। इस्तांबुल के जिला सरयार में सफारत खाने थे और वहाँ गैर मुल्कियों की अक्सरियत रहती थी। सरयार में तराबिया नाम का एक बेइंतहा सरसब्ज इलाका था जो बॉसफोर्स के किनारे वाक़िया था। इस्तांबुल अपार्टमेंट्स का शहर था। यहाँ बॉसफोर्स किनारे बने ऊंचे महलनुमा यली बहुत कम थे और वो अमूमन पुराने तुर्क उमरा या गैर मुल्की शाही खानदानों के ज़ेरे इस्तेमाल होते थे, या इनमें से कुछ किराए पे हासिल करके तुर्कश ड्रामे शूट किए जाते थे। शहर के बाकी उमरा उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए अगर उन्हें बॉसफोर्स किनारे रहना होता तो वो लग्जरी अपार्टमेंट्स को तरजीह देते। हम इस वक्त अपनी कहानी को तराबिया इस्तांबुल की एक लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग तक लेकर जा रहे हैं। सड़क किनारे एक स्याह जालीदार गेट था जिसके अंदर जाओ तो एक बागीचे में घिरी कई मंजिला और ऊंची इमारत खड़ी थी। इमारत की बलाई तरीन मंजिल पे डुप्लेक्स पेंट हाउसेस बने थे, यानी 2 मंजिला अपार्टमेंट। बाहर से अपार्टमेंट और अंदर से जैसे 2 मंजिला घर हो। एक पेंट हाउस अपार्टमेंट के बाहर फरीद लॉर की तख्ती लगी थी। फ्रीज बीरबल घर में दाखिल हुआ तो हमेशा की तरह सामने एक सफेद राहदारी नजर आई जो लॉन्ग रूम तक जाती थी। उसने रुक के जूतों के स्टैंड पे जॉगर्स उतारे और चाबियां हाथ में घुमाता नंगे पैरों से आगे आया। सामने एक वसी लॉन्ग रूम था। एक तरफ 2 मंजिला ऊंची ग्लास बॉल थी जिसके पर्दे स्याह और सफेद थे। इस वक्त वो हटे हुए थे और उनके पार बॉसफोर्स का स्याह पानी और किनारे पे खड़ी कश्तियां नजर आती थी। लॉन्ग रूम में हर चीज सफेद और स्याह रंग में मुज़य्यन की गई थी। वहाँ कोई तीसरा रंग ना था। एक तरफ लकड़ी का स्याह सफेद जीना ऊपर जाता था जहाँ एक मनी लाउंज बना था और वहाँ बीरबल का कमरा भी था, लेकिन अभी वो इस कमरे में नहीं जा सकता था। उसे तफ्तीश के एक कड़े मरहले से गुजरना था। लॉन्ग रूम में एल की शक्ल में स्याह रंग के तवील सोफे रखे थे। सामने एक आतिशदान था जिसके आगे 2 स्याह विंग चेयर्स रखी थी। बीरबल ने लॉन्ग रूम में कदम रखा तो सामने माहिर फरीद बैठा नजर आया। वो टांग पे टांग जमाए नंगे पैरों से वहां बैठा था। पी कैप मेज पे रखी थी और उसकी शेप बढ़ी हुई थी। खुशामदीद ब्रो। बीरबल मुस्कुरा के करीब आया, लेकिन माहिर ने वहां से हाथ उठा के उसे रोक दिया। उसका चेहरा संजीदा था। वो दरमियान में रुक गया, बज़ाहिर नासमझी से उसे देखा। मेरी कार पे एक डेंट है, जैसे ये कहीं लगी हो और बाद में मरम्मत करके इसे मटाने की कोशिश की गई हो। ची उर्दुल बिल्कुल ध्यान नहीं रखता तुम्हारी कार का। वो सीने पे बाजू लपेटे अफसोस से बोला। माहिर ने आबरू उठाई। उर्दुल? और यहाँ? उसने आतिशदान की तरफ इशारा किया। एक सफेद सवान रखी थी जो मुझे किसी ने तोहफे में दी थी, वो गायब है। फिर उसने सामने बने सफेद ओपन किचन की तरफ इशारा किया। वहाँ सामने काउंटर पे मेरे मग्ज सजे थे जिनमें से 3 गायब हैं। लॉन्ग रूम के पर्दों की तरफ इशारा किया। इधर एक कॉर्नर लैंप था जो अब मौजूद नहीं है। फैजी खानम? बीरबल इसी संजीदगी से परेशान खड़ी हाउसकीपर की तरफ घूमा। माहिर कुछ पूछ रहा है, आप क्यों घर का ख्याल नहीं रखती? फैजी खानम ने बेबसी से बारी बारी दोनों भाइयों को देखा, फिर नदामत से सर झुकाया। ये सब मुझसे टूटा है माहिर बे, यकीनन आपसे टूटा है फैजी खानम। माहिर ने बीरबल को देखते हुए बुलंद आवाज में कहा, और यकीनन मेरी बाइक भी आप ही बाहर लेकर गई होंगी। उसकी जीपीएस हिस्ट्री बता रही है कि मेरे पीछे वो कई दफा इस्तेमाल की गई है। मगर बीरबल के इत्मीनान में फर्क नहीं आया। उसने अफसोस से फैजी खानम को देखा। ची इस उम्र में क्या शौक पा लिए हैं आपने? फैजी ने अब
की दफा शदीद नाराजगी से बिरबल को देखा। वो कुछ कहती, लेकिन माहिर का अगला सवाल आ चुका था। विंग चेयर पे तो कोई नहीं बैठा? नहीं, इन दोनों ने एक साथ कहा। सच था, फिसल गया। माहिर ने इस बात में सर हिला दिया और मुड़ के आतिशदान के साथ रखी खाली चेयर्स को देखा। उन पे बैठने की किसी को इजाजत ना थी। ये माहिर फरीद का एक ऐसा असूल था जिसकी पाबंदी करना किसी के लिए मुश्किल नहीं था। विंग चेयर्स टीवी से बहुत दूर थी, किसी को वहां बैठने की जरूरत भी ना थी, ना ही माहिर खुद वहां बैठता था। तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मैं बैठ जाऊं? माहिर ने गर्दन मोड़ी और उसके नंगे पैरों को देखा, फिर तंज से मुस्कुरा के बोला, यकीनन मुझे देख के तुमने जूते उतारे होंगे, मुश्किल पेश आ रही होगी। मगर वो ढटाई से हंसते हुए बैठा। खुश आमदीद माहिर फरीद, हमने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी पाबंदियां जिंदगी को बोरिंग बना देती हैं। अगर हमारे अब्बा ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम ना किया होता तो इस अपार्टमेंट के मालिक ना होते, तो मैं इन सवालों के कुछ और जवाब देता। तुम्हारे नाम कुछ किया होता तो अब तक हम सड़क पे होते। बकौल मालिक, तुम्हारा कैफ जल्द सड़क पे आने वाला है। वैसे तुमने डिनर पे हमें ज्वाइन क्यों नहीं किया? माहिर ने सर झटका और खिड़की की तरफ चेहरा कर लिया। ऊंची ग्लास वाले पे छत से लटकते फानूस की रोशनियों का अक्स पड़ रहा था। मैं आते साथ ही मालिक की शक्ल नहीं देखना चाहता था। बिरबल दिल खोल के हंस दिया। माहिर ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो उसने मुस्कुरा के सर झटका। कुछ नहीं, तुम बताओ, 3 माह की मेहनत के बाद भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा? बिरबल के लहजे में अफसोस धर आया, यानी वो लड़की कुछ नहीं जानती थी। वो दोनों एल शेप सिया सोफे पे एक दूसरे के मुकाबिल बैठे थे। सफेद ओपन किचन में फैजी खानुम खाने की तैयारी कर रही थी और 2 मंजिला ग्लास वॉल के पार छाई रात अब मजीद तारीख होती जा रही थी। तुम इससे क्यों मिले थे? अब के माहिर बोला तो आवाज मध्यम थी। बिरबल ने बगौर अपने भाई को देखा, जो सोफे की पुश्त पे बाजू फैलाए टांग पे टांग जमाए बैठा था। कुछ उदास था उसके बारे में, क्योंकि मालिक ने कहा था उससे मिलो ताकि तुम्हें वेकअप कॉल मिले, वरना तुम कैफ जमाल की शनाख्त में इतने खो चुके थे माहिर कि तुम्हारा फोकस खत्म हो चुका था। तुम उस लड़की से ओबेस्ट हो चुके थे। तुम हमेशा यही करते हो, एक चीज को लेकर ओबेस्ट हो जाते हो और इर्द गिर्द की चीजें फरामोश कर देते हो। हमने तुम्हारा साथ दिया जहां तक दे सकते थे, लेकिन हमें ही तुम्हें इस मैस से निकालना था। मैं बार बार वहां तुम्हारे लिए आता था। वो आजुर्दगी से मुस्कुराया। तुम्हें भी मेरा यकीन नहीं है माहिर? बिरबल बेजार सा हुआ। तुम्हारी ला हासिल तलाश पे मुझे 3 माह पहले तक यकीन था, लेकिन तुम गलत थे। वो कुछ नहीं जानती थी, तुमने सिर्फ वक्त जाया किया। मैं इस चीज में अब तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। लॉन्ग रूम में खामोशी छा गई। सिर्फ किचन से फैजी की कटिंग बोर्ड पे खट खट करके सब्जी काटने की आवाज आने लगी। माहिर के आते ही अपार्टमेंट से तमाम बेकरी आइटम्स गायब हो चुके थे और उनकी जगह सब्ज पत्तों वाली सब्जियों ने ले ली थी। तुम्हें इस काम में 3 माह नहीं जाया करने चाहिए थे। जब तुम्हें मालूम हो चुका था कि वो लड़की कुछ नहीं जानती तो वापस आ जाते, लेकिन नहीं, तुम ये सब उस लड़की को बचाने के लिए कर रहे थे। यानी तुम्हें भी मुझ पे यकीन नहीं था। वो अपनी जगह से उठा और कदम कदम चलता आतिशदान तक आया। मेंटल शेल्फ के ऊपर कतार में बहुत सी खुशबूदार कैंडल्स रखी थी। छोटे बड़े ग्लास जार्स में मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं से भरी कैंडल्स। क्या मैं गलत हूँ? क्या तुम उस लड़की को बचाना नहीं चाहते थे? या जैसे मालिक कहता है, क्या तुम इंतकाम नहीं लेना चाहते थे? मैं उसे बचाना चाहता था भी, और मैं इंतकाम भी लेना चाहता था। लूंगा, कभी ना कभी मैं इंतकाम लूंगा। उसने जेब से लाइटर निकाला और उसका शोला जलाया। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक वजह से ये सब कर रहा था, वो वजह जो तुम में से कोई सुनना नहीं चाहता। उसने लाइटर के शोले से वस्त में रखी एक मोमबत्ती के धागे को सुलगाया। धागे ने फौरन आग पकड़ ली। माहिर, मूव ऑन कर लो, जैसे हमने कर लिया। कुछ लोग मर जाते हैं और वापस नहीं आते। कोई इंतकाम, कोई प्लान मरे हुओं को वापस नहीं लाता। तलखी से कह के बिरबल उठा और जीने की तरफ बढ़ गया। उसके पैरों की धमक जीने पे ऊपर जाती महसूस हुई और फिर वो अपने कमरे में गुम हो गया। माहिर ने एक नजर खाली विंग चेयर्स को देखा और फिर सीढ़ियों के साथ बने एक दरवाजे को। इस घर का तीसरा बेडरूम था ये, जहां कोई नहीं रहता था। मोमबत्ती की मोम पिघल रही थी और सारे में संदल वुड की खुशबू फैलने लगी थी।
वो जब से सफूरा और उसके कजन कैफ से मिल के आई थी, गुमसुम सी बैठी थी। उसको रोना भी नहीं आ रहा था। कहने को तो उसने सारे किनारे मिला लिए थे, लेकिन क्या उसके दिलो दिमाग को यकीन भी आ गया था? शायद नहीं। अभी वो दुख के पहले स्टेज शौक में थी। दिमाग शल था और वो बातें अंदर जज़ब नहीं हो रही थी। वो खाली खाली नजरों से माँ और मोहित को देख रही थी, जो लाउंज में बैठे किसी बात पे हंस रहे थे। मोहित सेब के टुकड़े करके माँ को खिला रहा था और बख्त भी उनकी व्हीलचेयर के पीछे खड़ी उनके बाल ब्रश कर रही थी। मैं कहती थी, बख्तो, मेरे बालों में इतनी खुश्की क्यों हो गई है? कड़वे तेल से भी नहीं जाती थी, ना दही अंडे से। मोया, ट्यूमर था सर में। मोहित ने सर पे हाथ मारा। माँ यार, कितनी दफा बताऊं, ट्यूमर का सर की खुश्की से ताल्लुक नहीं होता। देखो मेरे बाल भी कितने गिर रहे हैं आजकल, पहले ऐसे नहीं गिरते थे। यकीनन दवाओं की गर्म तासीर की वजह से। वो गिरे हुए बाल हाथ पे लपेट के उनको गोला बना रही थी। मोहित हंस दिया। माँ, कोई चीज गर्म या ठंडी तासीर की नहीं होती। कितनी दफा समझाऊं, चीजों की मिकदार और इस्तेमाल से गरमाइश पैदा। जुमा 8 दिन हुए डॉक्टर बने और माँ को टोक रहा है। माँ ने खौफगी से सर झटका। मोहित जब भी उनकी गर्म या ठंडी तासीर की बात की तस्दीक करता तो वो उसे आग करने तक पहुंच जाती थी। मोहित सर झटक के उठ खड़ा हुआ। तभी माँ को याद आया, मोहित, मेरे ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने तुम्हें अंदर बुला के मेरा दिमाग खुले हुए दिखाया था। जी माँ, दिखाया था। अंदर क्या था? माँ ने दिलचस्पी से पूछा। बाल ब्रश करती वक्त भी गौर से सुनने लगी। अंदर आपके ख्यालात चल रहे थे। वो जल के बोला। एक कीड़ा कबीरा के नाम का था, एक मोमानी के नाम का, और बताऊं? माँ का मूड ऑफ हो गया। कुशन उठा के उसे दे मारा। अरे बदतमीज। मोहित हंसते हुए एक तरफ हो गया और कुशन सोफे पे बैठी माला को जा लगा। वो एकदम चौंकी, जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। फिर तेजी से उठ के कमरे की तरफ भागी। माँ और मोहित ने ताज्जुब से उसे जाते देखा। इसे क्या हुआ? लेकिन वो दरवाजा बंद कर चुकी थी। उसका दुख शौक से निकल के इनकार के मरहले में दाखिल हो चुका था। ये सब झूठ है। सफूरा और कैफ जमाल झूठ बोल रहे हैं। वो अंदर अलमारियां खोलते हुए बुरबुरा रही थी। कैफ ही कैफ है। वो मेरी आंखों में देख के इतने दिन झूठ नहीं बोल सकता। एक पर्स के अंदर से बिला आखिर उसे वो मिल गया, कैफ के अपार्टमेंट का कार्ड। उसने वक्त देखा, ना किसी के सवाल का जवाब दिया। बस लाउंज में बैठे मोहित और माँ को काम से जा रही हूँ कह के बाहर निकल गई। अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ ड्राइव करते हुए माला के चेहरे पे परेशानी थी। उसका दुख इनकार से अगले मरहले तकलीफ और गिल्ट में दाखिल हो चुका था। अगर वो माहिर फरीद था तो कैफ जमाल नहीं, तो उसने माला को क्यों नहीं बताया? क्या वो इस काबिल नहीं थी कि कोई उस पर भरोसा करता? क्या जरूरी है हर कोई उसको धोखा दे? जहीर, कैफ, सब उसे ही क्यों तोड़ के चले जाते थे? क्या उसके साथ कोई मसला था? वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हुई तो बाहर शाम उतर रही थी। इस्तकबालिया डेस्क पे 2 लड़कियां बैठी थी। उसे देख के मुस्कुराई, अलबत्ता एक की आंखों में सवालिया निशान था। उसने माला को यहाँ पहली दफा देखा था। वो उनसे नजर मिलाए बिना सीधी लिफ्ट की तरफ भाग गई। कार्ड पे अपार्टमेंट नंबर दर्ज था। चंद मिनट बाद वो 5वें फ्लोर के उस अपार्टमेंट के सामने खड़ी थी। वो क्या कर रही थी? वो किसी से मिलने जा रही थी? क्या वो वहाँ होगा? माला ने शल हुए दिमाग के साथ घंटी बजाई, फिर मुट्ठियां भींच ली। 1 2 3 जवाब ना पाके उसने कार्ड स्कैनर से टुकराया। सुर्ख बत्ती जली। कार्ड दरवाजा खोलने से कासिर था। वो बार बार कार्ड लगाने लगी, लेकिन सुर्ख बत्ती के साथ टूं होती मुसलसल इनकार। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैम? वो चौंक के मुड़ी। पीछे से वही रिसेप्शनिस्ट चलती आ रही थी। उसने सीसीटीवी में माला को बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करते देख लिया था। दरवाजा नहीं खुल रहा। कशमाला जबरन मुस्कुराई। ओ, माहिर साहिब ने चंद हफ्ते कबल लॉक चेंज करवा दिया था। माहिर? उसका सांस रुक गया। कार्ड वाला हाथ पहलू में आन गिरा। चंद लम्हे के लिए वो बिल्कुल सुन रह गई। फिर गुस्से की एक शदीद लहर उसके अंदर उठी। वो सवाए उसके हर एक के लिए माहिर था। और कहाँ है माहिर? उनकी फ्लाइट थी कल इस्तांबुल की। उनका प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, सो उन्होंने सफरी कागजात मुझसे प्रिंट करवाए थे। साथ ही उसने वजाहत की। इस्तांबुल? माला ने आबरू उठाई। इनकार का मरहला गुजर चुका था। बिला आखिर सफूरा और कैफ जमाल की बातें
अंदर जज़ब होने लगी थी। क्या आप ये दरवाज़ा मेरे लिए खोल सकते हैं? माहिर साहिब मुझे जानते हैं। लड़की ने शाने उचकाए। मैं ऐसे दरवाज़ा नहीं खोल सकती। ये मालिक साहिब का अपार्टमेंट है। मुझे माहिर या मालिक से पूछना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें भी कॉल कर देती हूँ। माला चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर उसी संजीदगी से बोली, उन्हें कॉल जरूर करें, लेकिन अपार्टमेंट खुलवाने के लिए नहीं, मेरा एक पैगाम देने के लिए। वो एक एक लफ्ज पे जोर देकर कह रही थी। माहिर फरीद से कहना कशमाला मुबीन आई थी, बस इतना काफी है। कार्ड वहीं फेंका और तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने आराम से उसे जाते देखा और शाने उचका दिए। उमरा के इन अपार्टमेंट्स में ऐसे किस्से आम थे। मर्द अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपार्टमेंट लेकर देते और उनसे मिलने आते रहते। फिर किसी दिन अचानक से बीवी आके अपार्टमेंट खुलवाने और फसाद बर्पा करने की धमकियां देती थी। क्योंकि इस अपार्टमेंट में कोई औरत नहीं रहती थी, इसलिए उसे किसी हंगामे की तवक्का नहीं थी। लेकिन फिर भी उनका अमला इस अमर में तरबियत याफ्ता था। उसके जाते ही रिसेप्शनिस्ट नीचे आई और फोन कार रिसीव उठाया। अब्दुल मालिक फरीद को कॉल मिलाएं, वो आम से अंदाज में कह रही थी। इनकार के बाद गुस्से की बारी थी। ये दुख का तीसरा स्टेज था। घर की तरफ ड्राइव करते हुए उसके हाथ गुस्से से कपकपा रहे थे। ये सब कैसे हो गया उसके साथ? वो उसको कभी माफ नहीं करेगी। उसने कैसे उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया? साथ ही वो बार बार अपना फोन भी चेक कर रही थी। शायद वो मैसेज कर दे, शायद वो कॉल कर ले और उसे बता दे कि वो सब एक गलतफहमी है। उसे सौदेबाजी का मरहला कहते हैं, जो गुस्से के साथ मुंसलिक होता है। कुछ ऐसा मुआजिजा हो जाए जो ये साबित कर दे कि माहिर फरीद कोई नहीं था, वो कैफ जमाल ही था। घनी धूप में हमेशा उसका साया बनने वाला, ना कि पैरों तले से जमीन खींचने वाला। कमरे में आके उसने दरवाजा बंद किया और वहीं जमीन पे बैठती गई। एकदम से आंखों से आंसुओं का रेला बह निकला। आंसुओं को बिला आखिर यकीन आ गया था कि उनकी मंजिल बाहर बह जाने में थी। वो निकले और फिर नहीं रुके। वो वहीं बैठ के रोने लगी। इनकार, गुस्सा, सौदेबाजी सब आंसुओं में बह गया और अब सबसे तवील मरहला शुरू होना था, डिप्रेशन और दर्द का मरहला। ये तुमने क्या किया कैफ? मेरी आंखों में देख के तुम इतने अरसे तक झूठ बोलते रहे। ये तुमने कैसे कर लिया? कितना पत्थर दिल था तुम्हारा। वो बार बार कैफ को मुखातिब कर रही थी। वो कहीं भी नहीं था और वो हर जगह था। ये ऐसा दुख जो अंदर से काटता था। रूह ऐसी छिलनी हुई कि उसे लगा वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकेगी। जाने कब वो रोते रोते बेड पे जाके लेट गई और मुंह सर लपेट लिया। जब जागी तो जिस्म बुखार में फनक रहा था और मोइद उसे ड्रिप लगा रहा था। वो कैनोले की सुई की तकलीफ से जागी थी। सर भारी हो रहा था और जिस्म में जान नहीं थी। माला, क्या हुआ है? वो नरमी से पूछ रहा था। उसने एक नजर बाजू में पेवस्त सुई को देखा और दूसरी नजर ऊपर स्टैंड पे लगी ड्रिप पे लगा ली। आंखें अभी तक भीगी हुई थी। उसने जवाब नहीं दिया, बस करवट के बल लेटे लेटे वो रोने लगी, एकदम जोर जोर से। माँ उसके साथ लेटी हुई थी। करवट उसकी तरफ मोड़े वो प्यार से उसका गंदा थपकने लगी। मेरी प्यारी बेटी, मेरी बहादुर बेटी, ना रो, अब तो मैं ठीक हूँ। माला मजीद ऊंची आवाज से रोने लगी। बेटे, मैं ठीक हूँ अब। माँ की भी आंखों में आंसू आ गए। मोहित भी यही समझा कि वो माँ के लिए परेशान है। माला, माँ ठीक है, तुम क्यों परेशान होती हो? मगर उसने जवाब नहीं दिया। वो ऊंचा ऊंचा रो रही थी जैसे बच्चे रोते हैं, और बच्चे ऐसे इसलिए रोते हैं कि वो तकलीफ को समझ नहीं पाते, ना अपने एहसासात को। जब वो किसी सिचुएशन को डील ना कर सकें तो रोने लग जाते हैं। जैसे रो के वो अपने मसले फिक्स कर लेंगे और फिर रो रो के वो सो जाते हैं, और जब जागते हैं तो उनको अपना मसला भूल चुका होता है। लेकिन वो बच्चा नहीं थी। वो रो रो के दोबारा सो गई थी और जब जागी तो उसका अपना मसला नहीं भूला था। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे और होंठ खामोश थे, लेकिन दिल में एक कुर्ब, एक तकलीफ का बीज जड़ पकड़ चुका था। और कशमाला जानती थी कि अब वो सारी जिंदगी इस कुर्ब से पीछा नहीं छुड़ा सकेगी। वो किसी पे एतबार नहीं कर सकेगी, मुकम्मल एतबार। वो किसी से इतनी नफरत नहीं कर सकेगी जितनी उसे माहिर फरीद से महसूस होती थी। जब कोई इंसान धोखा खाता है तो उसका एतबार सिर्फ धोखेबाज से नहीं हट जाता, बल्कि वो अगले मिलने वाले हर इंसान के लिए डैमेज मसख हो जाता है। माहिर फरीद ने उसे डैमेज कर दिया था। डॉक्टर रॉयड के इस्लामिक सेंटर में उस रोज माही ने
उनसे वादा किया था कि वो उनसे एक तवील गुफ्तगू करने दोबारा जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं जा सकी। डॉक्टर रोहित ने उसे जो मसनून दुआओं और कलमात की कॉपी थमाई थी, उसको अगले चंद दिन पढ़ती रही, यहाँ तक कि माँ ठीक होने लगी और माँ बैना को लगा कि उसे जादू और जिन्नात के मामलात में मजीद नहीं पढ़ना चाहिए। उसको इस सब को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ज्यादा वहम भी अच्छा नहीं होता। जितना ज्यादा वो जादू और जिन्नात के बारे में सोचती, उतना उसे अंधेरे से खौफ आता। दूसरी तरफ माँ तंदुरुस्त हो रही थी, रोज उनसे वीडियो कॉल हो जाती थी। खुद उसकी हालत भी बेहतर थी। उसे लग रहा था कि अब सब ठीक हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो रोज रकैया शरैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करदा मसनून दम, जो कुरानी आयात का मजमुआ है और जिसे मंजिल भी कहते हैं, का एहतमाम करती थी, इसमें धीरे धीरे नागा होने लगा। कभी एक दिन सुस्ती में छोड़ दिया और कभी भूल गई। यहाँ तक कि जुलाई की एक सुबह माही इस हालत में उठी कि उसकी कमर में शदीद दर्द हो रहा था। वो दर्द के बावजूद कूड़े के थैले उठाए घर से बाहर आई ताकि उन्हें डंप कर सके, क्योंकि आज कूड़े वाले ने ना आना था। वो रात को कूड़ा बाहर नहीं रखती थी, वरना रकून एक जानवर आके सारे थैले फाड़ देते थे। वो जैसे ही बाहर निकली, आसमान से खून के चंद कतरे उसके ऊपर आ गिरे। माही ने चौंक के सर उठाया। उसके चेहरे, कंधों और बाजुओं पे सुर्ख पतला किया गया खून जगमगा रहा था। घर के सामने बगैर किसी कुदरती वजह के पानी पड़ा था। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। मुंह से बेइख्तियार आयतुल कुर्सी निकली, कुरान की सबसे बड़ी आयत। इससे बड़ा कुछ ना था, लेकिन फिर भी खौफ, परेशानी और दिल डूबने का एहसास उसे अपनी लपेट में लेने लगा। कबीरा ताई और उनके जादू टोने उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। उसे इस मामले को हल्का नहीं लेना चाहिए। वो रोज बाद में वैनकूवर में डॉक्टर रोहित के इस्लामिक सेंटर के बावजूद बाहर मौजूद थी। अंदर बैठने की बजाय वो बाहर पार्क में एक संगीत बेंच पे बैठी थी। अबाद आज उसके साथ आया था। इन दोनों के सामने डॉक्टर रोहित बैठे उनके सवालात के जवाबात दे रहे थे। माही का सिल्क स्कार्फ में लिपटा गोल चेहरा बुझा हुआ दिखाई देता था। क्या ये जादू कभी पीछा छोड़ेंगे? उसने पार्क के घास को देखते हुए पूछा। करीब में एक आदमी अपने कुत्ते को वॉक करवा रहा था। एक तरफ एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़े चल रहा था। पीछा तो बीमारियां भी नहीं छोड़ती, हो के रहती हैं। ये सब नसीब की बातें हैं। माही ने उलझन से उन्हें देखा। इतना आसान है क्या किसी पे जादू करना? हर इंसान के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है जो मौत तक उसके साथ रहता है। वो उसे वो बात बताने लगे जो वो पहले से जानती थी, लेकिन तहम्मुल से सुने गई। अब बाद इस गुफ्तगू से नाखुश नजर आता था। उसे हमेशा लगता था कि माही इस बारे में कुछ ज्यादा ही वहम कर रही है। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पैदा होने वाला शैतान मुसलमान हो गया था। बाकी हम सब के साथ जो शैतान मौजूद है वो काफिर ही है। वो आपके दिल में मनफी ख्यालात डालता है, नमाज से तवज्जो भटकाता है और वो आपकी सारी जिंदगी की कहानी का गवाह होता है। शेख अबाद खनकारा, ये पहले ही डरती है, आप इसे मजीद डरा रहे हैं। माही ने चेहरा मोड़ के अबाद को सर से पैर तक घूरा। अभी वो इंसान पैदा नहीं हुआ जिससे माही डरती हो। मैं जिन्नात की बात कर रहा हूँ मैडम, अबाद ने जता के कहा तो माही ने नजरें फेर ली। उनकी अलग बात है। अच्छा, वो धीमी हुई। डॉक्टर रोहित मुस्कुरा दिए और बात जारी रखी। इंसान के साथ मौजूद जिन इंसान को हर वक्त देखता है। जब इंसान लिबास उतारता है तो फरिश्ते हया करके रुखसत हो जाते हैं, लेकिन आपका हमजाद जिन वहीं रहता है। इसलिए बाथरूम में बोलना मना है, यानी बाथरूम में आपको मोबाइल तक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और जल्द बाहर आना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे शयातीन होते हैं। वो आपको वहां से देखते हैं जहां से आपको मालूम नहीं होता। जो लोग जितना ज्यादा वक्त बाथरूम्स में गुजारते हैं, उन पे उतनी जल्दी जिन्नात के असरात होते हैं, यानी गंदगी जादू की तरफ लेकर जाती है। वो ये सब जानती थी, लेकिन दोहरा रही थी। अरसा पहले की समझी हुई बातें अब भूलने लगी थी। बिल्कुल, जब कोई इंसान जादू सीखता है तो सबसे पहले वो गंदगी और बदबू के करीब रहने लगता है। उसे गंदे काम करने पड़ते हैं ताकि बुरे जिन्नात उसकी तरफ मुतवज्जा हों। फिर वो चिल्ले काटता है और उन जिन्नात को काबू में कर लेता है। जादूगर या आमिल जिन्नात को दो चीजों से डराता है कि वो उनका रिस्क रोक देगा और वो उनको मार देगा। कमजोर ईमान वाले जिन्नात उसके काबू में आ जाते हैं। बस इतनी सी बात पे
जिन्नात आपकी तरह समझदार और ज़हीन नहीं होते माँ भैया ना, वो एक कमतर IQ लेवल वाली मखलूक है। उनके पास इंसानी जैसी अकल है ना विजन। वो बेवकूफ होते हैं, डर जाते हैं और आमदीन के चुंगल में फंस जाते हैं। सवाए इन जिन्नात के जो मुसलमान हैं, जिनको ये ईमान है कि उनका रिज्क और मौत अल्लाह के हाथ में है। जैसे कुछ कमजोर इंसान माफिया के हाथों में फंस जाते हैं और ब्लैकमेल होते हैं। अब्बाद समझ के कहने लगा, जी, और फिर आमिल इस जिन से काम लेने लगता है। मसलन इसे आप पे जादू करना है। उन्होंने माही की तरफ इशारा किया। माही ने थूक निकला। मेरी मिसाल जरूर देनी थी, मगर डॉक्टर रॉयड बेखबर से कह रहे थे। ऐसे में आमिल अपने कैदी जिन मोक्कल से कहेगा कि मुबैना के हमजाद जिन से पूछो इसके बारे में। अब आपका हमजाद जिन अपने जिन भाई को हर पूछी गई बात बता देगा और फिर मोक्कल आपके हमजाद के जरिए आपको तकलीफ पहुंचाना शुरू करेगा। इस तकलीफ को जादू कहते हैं। जादू करवाने के लिए आमिल को कई माह मंत्र पढ़ने पड़ते हैं और फिर ये मोक्कल पे भी मुनहसिर है कि वो कितना स्मार्ट है। जैसे किराए के कातिल जितने स्मार्ट हों उतनी सफाई से काम करते हैं। अब्बाद समझ रहा था, बिल्कुल मोक्कल भी ऐसे ही होते हैं, कुछ बेवकूफ होते हैं। आमिल कहे कि फलां की बहू बोलती बहुत है, कुछ ऐसा करो कि सास के सामने जुबान न चलाए, तो मोक्कल उसका एक्सीडेंट करवा के उसे गूंगा कर देते हैं। इंसान जुबान ना चलाने का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन कुछ बहुत स्मार्ट होते हैं। वो कई 100 वर्ष जी रहे होते हैं। उन्हें आमिल एक दफा किसी इंसान के पीछे लगा दे तो भले आमिल का क्लाइंट फीस अदा करना छोड़ भी दे, वो स्मार्ट जिन उस इंसान के पीछे पड़ जाता है और उस पे नए नए तजुर्बे करता है। लेकिन और वो सांस रोके इसी लेकिन का इंतजार कर रही थी। आम का हमजाद आप पे जादू तब कर सकता है जब आप उसको मौका दें। यानी अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई चंद दुआएं पढ़ लें, जैसे घर से निकलने और घर में दाखिल होने की वाली दुआ, बाथरूम जाने और निकलने की दुआ और मियाँ बीवी की खलवत में पढ़ी जाने वाली दुआ, तो आपके हमजाद का मुंह बंद हो जाता है जैसे किसी ने सी दिया हो और वो किसी आमिल या मोक्कल को आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। माही ने गहरी सांस ली, गोया एक भारी सिल सीने से हटी। इस तारीख सुरंग के आखिर में रोशनी की किरण थी, उम्मीद थी। बस इतनी सी चीज हमें जादू से महफूज रख सकती है। ये इतनी सी चीज नहीं है, ये अहम काम है। घर से निकलना, घर में आना, बाथरूम से निकलना और जाना, मियाँ बीवी का एक दूसरे से मिलना, इन अहम कामों को करते वक्त आपने अल्लाह का नाम लिया, यानी अल्लाह की पनाह तलब कर ली। फजर और मगरिब के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ली, सुबह शाम की दुआएं पढ़ ली, रुकैया शुरैया रोज बाकायदगी से पढ़ ली, तो समझें आपने अल्लाह की पनाह तलब कर ली। वो अल्लाह जिसके हाथ में हर जानदार का दिल है, जब उसकी पनाह मांग ली तो वो पनाह क्यों नहीं देगा। और नजर बद वो भी तो लग जाती है। इंस्टा पे एक तस्वीर पोस्ट करो तो नजर लग जाती है। क्या करें, अपनी नेमत को देख के माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें, नजर नहीं लगेगी। मैंने कई दफा माशाअल्लाह पढ़ा है, फिर भी लगी है। वो मिस्र थी, उसे नजर से हमेशा खौफ आता था। माशाअल्लाह पढ़ने के बावजूद अगर मुसीबत आती है तो जान लें कि वो मुसीबत आपके नसीब में लिख दी गई थी। उसका वक्त, जगह सब लिखा हुआ था, आपने सिर्फ उसका हल निकालना है। हर चीज को नजर ना समझा करें। नजर बिल्कुल लगती है और जादू भी होता है, लेकिन नजर सब कुछ नहीं है, जादू सब कुछ नहीं है। ये चीजें तब असर करती हैं जब अल्लाह इजाजत दे। अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त रखें तो वो इन चीजों को आप पे असर अंदाज होने की इजाजत नहीं देगा। पार्क में ठंडी हवा चलने लगी, इसमें मौसम गर्मा के फलों की महक भी थी और उम्मीद की खुशबू भी। और अगर माही ने पलकें झपकाई, मैं दुआओं का नागा करने लगूं और जादू मेरी जिंदगी में जगह बनाने लगे तो क्या करूं। ऐसे में आपको अपने आप से जादू उतारना होगा, उसका इलाज करना होगा। और जादू का इलाज कैसे होता है? माही ने कहते हुए गोद में रखे हाथ को बेइख्तियार अपने मैदे से नीचे रखा। उसके हाथ के पार एक जिंदगी सांस ले रही थी। ये उस कैद खाने में सांस लेने वाली पहली जिंदगी नहीं थी। ये माही का पहला बच्चा नहीं था। मैं अपने ऊपर से जादू कैसे उतारूं? डॉक्टर रोहित ने गहरी सांस ली। इबाद और मुबैना जवाब के मुंतजिर थे। यह सवाल उनके लिए बहुत अहम था। कबीरा सादान के ऑफिस में इस वक्त तनाव फैला था।
कबीरा अपनी ऊंची कुर्सी पे बैठे पेन का बटन नीचे ऊपर कर रही थी। पेन की क्लिक क्लिक खामोशी में दरार डाल रही थी। वो जर्द रंग के कफ्तान में मलबूस थी। बॉय कट बाल, कानों में दमकते मोती, गर्दन में हीरों की लड़ी, खूब काली करके बनाई गई स्मोकी आईज जिनमें सारे जमाने की नाराजगी भरी थी। कबीरा नाखुश थी और बरहम भी। नगीना की एक रिश्तेदार मुझे बता रही थी कि जियाद और कशमाला का रिश्ता तय होने वाला है। मेज के उस पार बैठी मेहमान खातून ने अफसुर्दगी से इतला दी। मेहमान बूढ़े सुनहरे सीधे बालों वाली उनकी हम उम्र खातून थी, जिसने लोन का कामदार जोड़ा और गर्दन में कीमती पत्थरों की माला पहन रखी थी। काउच का ब्रांड बैग मेज पे रखा था, साथ कॉफी और सैंडविच भी रखे थे जिन्हें दोनों खवातीन ने नहीं छुआ था। क्या करूं मैं इस नगीना का? वो पीटर मसी तो अब किसी काम का नहीं रहा। कबीरा ने जोर से पेन की निब टेबल मेट पे गाड़ दी। आंखों से शरारे छूट रहे थे। जियाद का रिश्ता अनाया से होना चाहिए था, लेकिन नहीं। जो काम करवाना चाहूं पूरे जहां की बेटियां दरमियान में आ जाती हैं। ऊपर से वो तंदुरुस्त हो रही है। उसकी आवाज आहिस्ता हुई। मेहमान फरजीन बेगम ने ताज्जुब से आबरू उठाया। इतने सख्त जादू के बावजूद? वही तो नहीं समझ में आ रहा। माही का बच्चा भी होने वाला है। 2.5 माह रह गए हैं। अब क्या खाक मिसकैरेज होगा उसका? फरजीन बेगम ने ठंडी सांस भरी। पीटर मसी के पास कोई तो हल होगा। कहता है नगीना और माही दोनों पे उसका जादू नहीं चल रहा, क्योंकि वो पढ़ाई बहुत करती हैं। कबीरा, फरजीन खंकारी, क्या जरूरी है कि तुम जियाद को ही अपना दामाद बनाओ? और भी तो अच्छे लड़के, मुझे जियाद ही चाहिए। वो एकदम फनकारी। हसद और नफरत से उसकी आंखें सुलगने लगी। अब जियाद मेरी जिद है। हर वो लड़का जिसको मैं दामाद बनाना चाहती हूँ उसे होरे जहां की बेटी नहीं उड़ा सकती। हद होती है नाइंसाफी की। खामोशी एक दफा फिर से छा गई। कबीरा अपने सामने खला में देखती कुछ सोच रही थी। या नगीना रास्ते से हट जाए, बीमार वगैरह पड़ जाए तो ये मामला टाल जाएगा। यही बताने आई हूँ। फरजीन के लहजे में कुछ था। एक रास्ता है क्या? कबीरा चौंकी। नुसरत आपा ने कुछ दिन पहले अपने बेटे की तलाक करवाई है। जानती हो कैसे? कबीरा की आंखों में चमक उतर आई। वो सांस रोके आगे को हुई। पेन छोड़ दिया। कैसे नहीं? किससे? वो हल्की सी मुस्कुराई। फरजीन भी मुस्कुराई। वाघा बॉर्डर के करीब एक आमिल है, बहुत पहुंचा हुआ है, मुसलमान है और उसकी पावर बहुत ज्यादा है। पावर का लफ्ज जादूगर और आमलीन अपने जादू की ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जितने कामयाब जादू कराते हैं, मसलन तलाकें, उतनी उनकी पावर बढ़ती है। हर अगला जादू जल्द असर करता है। नुसरत आपा की बहू भी बहुत पढ़ाइयाँ करती थी, हाफिज़े कुरान थी, लेकिन उन्होंने एक हफ्ते में उस पे ऐसा अमल करवाया कि बेटे ने 3 तलाकें लिख दी। ये पीटर मसी जैसे महीनों पढ़ाई करने वाले लोग आउटडेटेड हैं। कबीरा, इनसे बेहतर बंदा मिल गया है हमें। उनके पास कोई बहुत शातिर सा मोकल जिन है जो सैकड़ों साल से जादू करता आ रहा है। हफ्ते में काम करवा देता है। कबीरा का चेहरा जोश से तमतमाने लगा। मुझे उसके पास ले चलो। ऐसे कैसे? पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। फरजीन ने आंखें घुमाई और मोबाइल निकाला। अगले हफ्ते की ले लेती हूँ। हर एक से नहीं मिलता वो, और ऐसे जल्दी जल्दी अमल करता है कि बस। हाँ, पैसे बहुत लेगा, लेकिन तुम उसके पास जाओ और फिर देखो। तुम्हारी दुश्मन की दोनों बेटियों को एक हफ्ते में ना उजाड़ दे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। फरजीन मोबाइल के बटन दबाती मुस्कुराती हुई कह रही थी। वो ब्रिगेडियर की बीवी थी और उसके पास पैसे की फरावानी थी। इंसान पैसा कमाता है अच्छा खाने के लिए। जब अच्छा खाना अफोर्ड कर सके तो वो अच्छा पहनना चाहता है। जब ये भी हो जाए तो अपना फोन और फिर अपनी सवारी अपग्रेड करता है। उसके बाद वो अपनी रहाइश को खूबसूरत बनाता है। ये भी हो जाए तो वो दुनिया घूमता है। फरजीन और कबीरा के पास इतना पैसा था कि वो दुनिया घूम चुकी थी। उसके बाद अगला मरहला होता है ताकत हासिल करने का। कुछ लोग हर शय पाने के बाद इंसानियत को अपनी ताकत बनाते हैं और सोशल वर्क करने लगते हैं। कुछ अपनी रूह को ताकतवर करने के लिए दीन की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ताकत के लिए सियासत का रुख करते हैं। और जो ये सब ना करना चाहें वो दूसरों की जिंदगियों को अपनी ताकत से कंट्रोल करना चाहते हैं। और आमलों का कारोबार यही लोग चमकाते हैं।